कुछ समझ के बाहर है, हजम नहीं हुआ है। मैं क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं उन लोगों से पूछ रहा हूं जो बड़े जोर शोर से चंद्रशेखर आजाद जी को यहां पर स्थापित किए, उन्हीं से पूछ रहा हूं, परती दादा की कहीं याद नहीं आई क्या आपको? मैं जब जंगल सत्याग्रह हुआ था तब 742 आदिवासियों को मार दिया गया था। ये लिखा हुआ है ऑफिशियली 742, हो सकता है 7000 भी हो सकता है। उस सत्याग्रह का हिस्सा यानी प्रतिदादा जिन्होंने गांधी जी को यहां पर लाने की जीत की थी। जब गांधी जी यहां से गुजरात गए तो उसी समय गांधी जी यहां पर थे और गांधी जी इस क्षेत्र में आके गए प्रतिदादा के साथ में, और प्रतिदादा यहीं से उनके साथ में गए। ये केवल गांधी जी के साथ घूमने वाले लोग नहीं थे, ये आदिवासियों का जंगल सत्याग्रह चलाने वाले लोगों में से एक नाम है। अफसोस इस बात का है हमारा एक भी नेता नहीं बोलता इस बारे में कुछ। आपको अपने क्रांतिकारियों की याद क्यों नहीं आती है? सब अपने अपने क्रांतिकारियों की बात करते हैं इस देश में, आप अपने बारे में क्यों नहीं बात करते हो? क्या बात है? किस बात से डरते हो तुम? बड़ी बात यह लगी मेरे को कि आदिवासी और बाबा साहब का पुतला वो स्थापित कर रहे हैं। अब दलितों ने बंद कर दिया बाबा साहब का पुतला बिठाने का, अब वो बुद्ध के पुतले बिठा रहे हैं, वो बौद्ध विहारों का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन आदिवासी के लिए बुद्ध से ज्यादा महत्वपूर्ण आदमी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। और इस देश के लिए भी एक आदिवासी आदमी रिक्शा चलाने वाला है और पीछे में एक अम्बेडकरी समाज का आदमी बैठा है सवारी में, रिक्शे के ऊपर में। दोनों चल रहे हैं, चलते चलते वो अम्बेडकरी आदमी ने वो आदिवासी आदमी से पूछा, रिक्शा चलाने वाले से, अरे यार तुम देखते हो ये बुद्ध की मूर्ति है? बोले हाँ। बुद्ध के पिताजी का नाम क्या था? बोले। तो वो रिक्शा वाला सोचा 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 और आगे बढ़ा थोड़ा और रुक के उसको क्या बोलता है, दादा बुद्ध के पिताजी का नाम अम्बेडकर था। तो बोले कैसे? तू तो गलत बता रहा है। तो उसने बोला अगर इस देश में अम्बेडकर पैदा नहीं होता तो ये जनरेशन को बुद्ध मालूम नहीं होता। आपसे पूछना चाहता हूं कि टंट्या भील जो अपने समाज को, अपने लोगों को जब उनको पूछा गया भाई आपको तो फांसी हो रही है, आप किसको देखना चाहते हो? आपके परिवार के लोगों को देखना चाहते हो क्या? आपकी बहन को देखना चाहते हो क्या? अपने रिश्तेदार को देखना चाहते हो क्या? तो टंट्या भील ने बोला मैं जिसके लिए जिया मेरा समाज, वो मेरे लिए भगवान है, मैं उनको एक बार देखना चाहता हूं। तो ये कौन सी सोच होगी? ये कौन सी सोच होगी जो तुम्हारे लिए हंसते हंसते फांसी के तख्ते पे चढ़ गया? ये बिगर सोच के चढ़ा क्या? जाओ अपने भाई को बोलो कि मेरे बदले फांसी में चढ़ जाओ, अपने बेटे को बोलो अपने मेरे बदले फांसी में चढ़ जा, अपनी बहन को बोलो मेरे बदले फांसी में चढ़ जा। चढ़ता है क्या? ये वो नाम है जिसके भरोसे मध्य प्रदेश है, जिसके भरोसे महाराष्ट्र है, जिसके भरोसे गुजरात है, जिसके भरोसे राजस्थान है। इस देश में एक ऐसा नाम है, उसको टंट्या भील का सरनेम नहीं मालूम किसी को, उसके आगे लगा दिए गए टंट्या भील
ये पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला शब्द आ गया है इसमें। यही टंडा भील का आंदोलन है जिसने होलकर अंपायर से भी लड़ा, अंग्रेजों से भी लड़ा, यहां के जमींदारों से, साहूकारों से, उनसे भी लड़ाई की। और उसी का नतीजा है तुम्हारे पास 4 एकड़, 10 एकड़, 20 एकड़ जमीन है। नहीं तो टंडा भील के इतिहास के पहले से छोड़ो और ढूंढो अपना इतिहास कि तुम्हारे पिताजी के पास कहां से जमीन आई। अगर आप बता दोगे कि ये मेरे वंश की जमीन है तो मैं यहां से नंगा चले जाऊंगा। ये प्रूफ होती है कि उसी आंदोलन की वजह से तुम्हारे हिस्से में जमीन आई। नहीं तो तुम्हारी जमीन तो छीन ली गई थी, फिर वो आदिवासी रहे या गैर आदिवासी रहे, इस क्षेत्र के हर आदमी के ऊपर टंडा भील का कर्ज है। उस टंडा भील को अपने ही समाज के कुछ टेढ़े शाही गद्दार लोग उस टंडा भील को क्या बोलते हैं? डकैत था। अबे तेरे बाप को मालूम है कि जो तेरे को जिंदा रखा जिस नाम ने, उसको डकैत बोलता है तू? पहले घर जा और पूछ कौन से भगवान ने तेरे को जमीन दिया, उस भगवान का नाम बताओ जिस भगवान ने आदिवासियों को जमीन दिया होगा। ये वो भगवान है जिसने तुमको जमीन दिया, किसी राजा ने नहीं दिया, किसी दूसरे आमा मामा ने नहीं दिया, ओरिजिनल मामा ने दिया। बाकी मामा तो जमीन ले रहे हैं तुम्हारी, ये तो जमीन देने वाला मामा है रे बाबा। इसकी प्रतिमा से समाज को क्यों नहीं चली? अलीराजपुर में टंडा भील के मरने के कितने दिन बाद उसका पुतला बैठ रहा है। इससे ज्यादा हमारे लिए शर्मनाक बात क्या हो सकती है? क्या बात था? समाज क्यों भूल गया था टंडा भील को? क्यों भूल गया था? शाहरुख खान याद है, आमिर खान याद है, अमिताभ बच्चन भी याद है। अबे तेरे बाप का, तेरे बाप के बाप का बाप का बाप का बाप तुम्हारा भगवान, उसको कैसे भूल गए तुम? जिसकी बदौलत तुम्हारे बदन पे कपड़े हैं, जिसकी बदौलत तुमको पहचाना जाता है। इस देश का सबसे खतरनाक कानून जो विश्व के किसी देश में नहीं बना, ऐसा कानून आदिवासियों के खिलाफ में बना इस देश में, जिसको क्रिमिनल ट्राइबल बिल बोलते हैं। ये क्रिमिनल ट्राइबल बिल यानी जो क्रिमिनल ट्राइब है, अगर वो तुमको शहरी क्षेत्र में दिखता है, सिविलाइज एरिया में दिखता है, तो उसको मार दो। गो एंड शूट देम, देयर विल बी नो एफआईआर अगेंस्ट इट। उसके खिलाफ में किसी भी टाइप का गुना नोंद नहीं होगा, नोट नहीं होगी, उसकी कोई खताई नहीं जाएगी। तुम आदिवासियों को मार सकते हो। इसको क्रिमिनल ट्राइबल बिल बोलते हैं। इसको गुनहगार जमात बोलते हैं कि जिसका बच्चा पैदा होता था पेट से तो गुनहगार कहलाता था। और किसी गुनहगार को नौकरियां नहीं थी। आज भी कोई किसी के ऊपर गुना अगर दाखिल है तो उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलती है। आपकी तो पूरी कौम की कौम गुनहगार थी। वो बारेला हो, दरबार हो, भील हो, बिलाला हो, पटलिया हो या खटलिया हो, कोरकू हो, गोंड हो, ये सब एक ही बीमारी से ग्रस्त थे। जब रेंगा कोरकू ने, जो टंडा भील के सबसे वफादार साथी थे, वो रेंगा कोरकू ने भगवान टंडा भील को बोला कि भगवान, हमारे लोगों को तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेंगी तो अपन जिंदा कैसे रहेंगे? अपने को तो क्रिमिनल ट्राइबल बोलते हैं ये लोग, गुनहगार जमात बोलते हैं। तो ये टंडा भील का कलेजा देखो। उन्होंने बोला जाओ ब्रिटिशों को बोल दो कि अगर टंडा भील को पकड़ना है तो आदिवासियों को पुलिस में भर्ती करना पड़ेगा। क्या ताली बजा रहे हो यार? कैसे ताली बजा दी तुमने? मेरे समझा ही नहीं। उसने बोला है कि टंडा भील को अगर पकड़ना है तो आदिवासियों को पुलिस में भर्ती कर दो। यानी तुम्हारे लिए खुद को वो निछावर कर लिया और अब ताली बजा रहे। ये ताली बजाने का सब्जेक्ट नहीं है, ये सोचने का सब्जेक्ट है कि कितना बड़ा त्याग उन्होंने किया। ये गंभीर मामला है।
हंसी में मत टालो, नहीं तो देश आपको रोने के लिए छोड़ देगा। ऊपर से दिमाग में डाल दिया गया है गौ माता, फलानी माता, फलाना ये। बिरसा मुंडा क्या बोलते थे? गाय हमारी माता है तो भैंस का दूध किधर जाता है? अबे गाय मां है तो भैंस बड़ी मां है। अगर आप मां बोलते हो तो मां की दूध का धंधा करते हो। मां की दूध का धंधा कोई करता है क्या? चलो तुम में से कौन कर सकता है? जो लोग गाय को मां बोल रहे हैं उनमें दम है तो यहां पे मां के दूध को बेचने से रोक दो। आदिवासी कई गांव ऐसे हैं आज भी काली चाय पीते हैं, बछड़े के दूध में हिस्सेदारी नहीं करते। ये वो संस्कृति है। हम उस संस्कृति के लोग हैं। पर्यावरण बचाओ, जंगल बचाओ, जंगली जानवर बचाओ, लेकिन आदिवासी मत बचाओ। यहां मेरे मित्र हैं, मैं इनके साथ एक बार इंटरव्यू दिया हूं। सिर्फ 2800 शेर के लिए 6 लाख किलोमीटर का इन्होंने फॉरेस्ट रिजर्व जोन घोषित किया है, जिसको टाइगर जोन बोलते हैं, जिसमें 2 करोड़ आदिवासी विस्थापित होने वाले हैं। डॉक्टर साहब, 2 करोड़ आदिवासी, 2800 शेर और 2 करोड़ आदिवासी। झगड़ा गवर्नमेंट से नहीं, शेर और आदिवासी में चल रहा है। अब जानवरों से तुलना चल रही है आदिवासियों की। 2 करोड़ आदिवासी हमेशा हमेशा के लिए अपनी जमीन से हट जाएंगे। ये योजना झारखंड नहीं, नॉर्थ ईस्ट से लेकर तो केरल तक है। उसकी रिपोर्ट है, नेट पे आप देख लीजिए। उसका पिटीशन हम लोग अभी फाइल कर रहे हैं, उसको पिटीशन फाइल कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। ये क्षेत्र भी नहीं छूटने वाला है, ये गांव भी नहीं छूटेंगे। ये हाल हो गए आपके। एक तरफ ये वाला काम, दूसरी तरफ जंगल प्राइवेट को दे रहे हैं। अबे तो आदिवासी के लिए बचा क्या? पत्थर घोटे। आप अपनी आने वाली जनरेशन को जिंदा कैसे रखोगे, इसकी प्लानिंग अगर नहीं कर सकते हो तो मरने को तैयार रहो। अगर अपनी जनरेशन को जिंदा रखने की प्लानिंग करते हो तो पार्टी से ज्यादा चिंता समाज की करो। समाज बहुत बड़ी चीज है, ये खत्म हो जाएंगी तो कुछ नहीं होने वाला तुम्हारे पास। इधर पॉलिटिकल ड्रामा शुरू है, इधर माहौल बना हुआ है राजनीति का, और दूसरी तरफ तुम्हारी जमीनें खाली करने का ट्रेंड चालू है। उनको मालूम है इस समाज के जो पढ़े लिखे थोड़े सुलझे हुए लोग हैं वो राजनीति में एंगेज है, इधर निपटा दो इनको। यानी आदिवासियों का संविधान पर, संवैधानिक अधिकारों पर विश्वास है। अब सवाल ये खड़े होता है कि जिस समाज का संविधान पर विश्वास है उस समाज की धज्जियां उड़ा रहे हैं लोग। बुरहानपुर में क्या हुआ? 2000 घरों को तोड़ दिए। 40 साल से वो उसी क्षेत्र में थे। 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है। उनको अतिक्रमणकारी बोले, जो मालिक है उसको अतिक्रमणकारी बोले। उनको खदेड़ा गया, उन पे चोरी के इल्जाम लगाए गए कि इसने सागवान चोरा है। जो जहां की जंगल का मालिक है उस पे इल्जाम। ये बोल रहे हैं कि ये अतिक्रमणकारी है। वन कायदा क्या बोलता है, वन कानून क्या बोलता है? 2006 के पहले जो वसाहत कर रहा है जंगल क्षेत्र में वो अतिक्रमणकारी नहीं है, उसको अतिक्रमण नहीं बोल सकते हैं। वो उसका अधिकारी है, उसको वन क्षेत्र की जमीन देने का अधिकार है। उसके लिए प्रावधान है जिसको फॉरेस्ट एक्ट बोलते हैं। उसको कम्युनिटी फॉरेस्ट एक्ट के तहत रख सकती थी गवर्नमेंट, जिसको CFR बोलते हैं। सामुदायिक अधिकार, वन अधिकार के तहत उसको उस जमीन को रख सकती थी, उनको बिठाया जा सकता था, उनको बसाया जा सकता था। क्या बात है? किसको देने की तैयारी कर रहे हैं वो जमीन? किसको देना चाहते हैं? सब चुप है, किसी का मुंह नहीं खोल रहा है, कोई खामोश है सब। 200-250 लोगों को अंदर डाल दी पुलिस ने।
अबे जो उस जमीन का मालिक है वो अतिक्रमणकारी कैसे हो गया? कोई पार्टी कुछ नहीं बोल रही उसके बारे में, कोई पार्टी का कोई रिएक्शन नहीं है। पालघर में वैसे ही हुआ। इसके पहले एक हादसा हुआ, यहां पर गोली चलाई गई आदिवासी बंदे पे। प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि इनको गोली मारो, इनके समाज में क्या रिएक्शन होती है, देखते हैं। अब सरकार का नया पॉलिसी आ गया है। वर्ल्ड की किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया सर, ये पहली गवर्नमेंट है जो कर रही है। फॉरेस्ट की जमीन प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं, निजी हाथों में दे रहे हैं, अदानी को दे रहे हैं, अंबानी को दे रहे हैं, ना जाने किसको किसको दे रहे हैं। ये फॉरेस्ट की जमीन किसकी है? ये आदिवासियों की जमीन है, जो आदिवासियों को दी जाती है, फॉरेस्ट एक्ट में दी जाती है। वो जमीन जिसको पार्शियल ट्राइबल लैंड बोलते हैं, जिसको पार्शियल ट्राइबल लैंड यानी अर्ध आदिवासी भूमि, जितनी जंगल है उसको पार्शियल ट्राइबल लैंड का दिया गया है। और वो पार्शियल ट्राइबल लैंड नॉन ट्राइबल को ट्रांसफर करने की प्रैक्टिस कर रही है गवर्नमेंट, यानी दलाली का काम कर रही है गवर्नमेंट। इतनी बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश के जंगलों को निजी हाथों में जब दे देंगे, आदिवासियों की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी कि भविष्य में उसको कोई जमीन मिलेगी। कोई बोल रहा है इसके ऊपर कुछ? किसी पार्टी के रिएक्शन आई क्या? तुम बोल रहे हो क्या? तुम्हारे लोग बोल रहे हैं क्या? यह बड़ा प्रश्न है। प्रमोशन का झुंझुना थमा दिया, हमारे ऑफिसर काम से लग गए। अब तुम्हारी पूरी कौम को खत्म करने का षड्यंत्र है, तब भी कुछ नहीं बोल रहे हो। कब बोलोगे? जब खत्म हो जाओगे तब बोलोगे। ये इलेक्शन पॉलिसी नहीं है, ये सिलेक्शन पॉलिसी है। ये गवर्नमेंट आदिवासियों के खिलाफ में ऐसे काम कर रही है जैसे युद्ध चल रहा हो। पूरा गढ़चिरौली खाली कर दिए है, लोगों की मर्जी के खिलाफ में माइनिंग हो रहा है, बच्चों को कैंसर हो रहा है, लंग्स कैंसर हो रहा है, लैट्रिन से मिट्टी निकल रही है लाल। और अभी बहुत सारे खनिज यहां पर बहुत उत्खनन करने जा रहे हैं, माइनिंग्स के काम चल रहे हैं। किसी गवर्नमेंट ने किसी ग्राम सभा का कंसर्न नहीं लिया। ग्राम सभा की बात करते हैं, 5वें अनुसूची के क्षेत्र में ये हो रहा है। भारत के जितने 5वें अनुसूची के क्षेत्र है वहां पर यही प्रैक्टिस चालू है। हम तय तो कर ले कि किसके साथ जा रहे हैं, तो कौन से मुद्दे पे जाएंगे। व्यक्तिगत मुद्दों पे जाओगे क्या? सामाजिक मुद्दों पे बात तो करो कि कौन से मुद्दे पे हम इनसे एग्रीमेंट कर लें, कौन से मुद्दे पर हम इनका साथ देना चाहिए और वो हमारा साथ कौन से मुद्दे पे देंगे। ये तय करने की आज नौबत आ गई है, क्योंकि समाज खतरे में है, आदमी नहीं। कोई नेता खतरे में नहीं है, समाज खतरे में है। तो आपके निर्णय भी सामाजिक होने चाहिए, और सामाजिक निर्णय लेने के लिए प्रक्रिया सामाजिक होनी चाहिए। हमारे पास वो आंदोलन नहीं है, हम लोग सीरियस नहीं है उसके बारे में, गंभीर नहीं है। ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट आरएसएस चला रही है, जिसका प्रोग्राम है हिंदू राष्ट्र का। हिंदू राष्ट्र का दूसरा मतलब होता है आदिवासी मुक्त भारत, बगैर आदिवासियों के भारत। जिस देश के जल जमीन जंगल का मालिक आदिवासी है, वो देश दूसरा धार्मिक देश कैसे हो सकता है? जिस देश का संविधान प्रियम्बल बोलता है कि यह धर्मनिरपेक्ष देश है, वो धार्मिक देश कैसे हो सकता है? जिस देश में संस्कृति को मानने वाली कौम जिंदा है, वो देश धार्मिक देश कैसे हो सकता है? ये षड्यंत्र। दूसरी तरफ ये कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं, सरेआम बोला जा रहा है भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। उसका दूसरा मतलब है
आदिवासी भारत के नागरिक नहीं है। ये कोई विधानसभा में पारित होने वाला प्रश्न नहीं है, ये एक पॉलिसी है। तुम्हारे वजूद को ही खत्म करने का पॉलिसी है ये, तुम्हारी आदिवासियत को खत्म करने का पॉलिसी है। तुम जिंदा इसलिए हो क्योंकि आदिवासी हो, तुम्हारे को नौकरी इसलिए क्योंकि तुम आदिवासी हो, विधायक इसलिए हो क्योंकि आदिवासी हो, तुम्हारे बदन पे कपड़े हैं इसलिए आदिवासी हो, तुम्हारे पास जमीन है करके आदिवासी हो। तुम्हारी आदिवासियत खत्म, तुम्हारा वजूद खत्म। इस देश में ब्राह्मण होना बड़ी बात नहीं है, इस देश में क्रिश्चियन होना बड़ी बात नहीं है, मुस्लिम होना बड़ी बात नहीं है, हिंदू होना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है आदिवासी होना। क्योंकि जिस दिन अपने आप को, जिस क्षण आप अपने आप को आदिवासी बोलते हो, आपकी मालकियत का जो भाव है आपके मन में आ जाता है। आप बिगर स्वाभिमान के कैसे जी सकते हो यार, बिगर पहचान के कैसे जी सकते हो आप? ये तो ऐसा हो गया है कि आपको बोला जा रहा है अनुसूचित जनजाति का आदमी है। अबे है कौन? तुम्हारी मालिकियत खत्म करने का काम चल रहा है। एक तरफ आप लोग 5वीं अनुसूची का आंदोलन चलाते हैं, दूसरी तरफ सरकार 5वीं अनुसूची को खत्म करने का आंदोलन चलाती है। एक तरफ आप लोग अपनी आदिवासियत का आंदोलन खत्म चलाना चाहते हैं, दूसरी तरफ सरकार आदिवासियों को ही खत्म करने का षड्यंत्र चल रही है। किसी पार्टी के पास सोल्यूशन नहीं है इसका हल जो है वो राजनीतिक तरीके से निकलने वाला नहीं है, ये हल सामाजिक तरीके से निकलने वाला है, क्योंकि ये सामाजिक प्रश्न है। आप कौन सी पार्टी में हो ये महत्व की बात नहीं है, आप कौन से संगठन में हो ये महत्व की बात नहीं है, आपकी सोच क्या है ये महत्व की बात है। आपकी नीयत है क्या अपने समाज के लिए कुछ करने की? आप अपने समाज के प्रति ईमानदार हो, समझदार हो? इतनी बड़ी चुनौती किसी समाज के सामने नहीं खड़ी है जितनी आदिवासियों के सामने खड़ी है। ये मध्य प्रदेश का वो क्षेत्र है जहां मैं भाषा कर रहा हूं। ये पूरे इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में जाना जाता है अलीराजपुर। और अलीराजपुर मजदूरों की मंडी बोलते हैं इसको, क्योंकि एक घर के बाद में दूसरा घर जो है मजदूरों का मिलता है। आधे से ज्यादा आदिवासी लोग रोजी रोटी की तलाश में दूसरे प्रदेश में जाते हैं। हर एक घर के बाद में एक आदमी मजदूर, ऐसा देश में कहीं किसी राज्य में नहीं है जो मध्य प्रदेश में है। लड़कियां मजदूर बन गई है, 20-20 साल अपना घर नहीं देखती है, वो चली, उसको 11 साल की उम्र से लेके जाते हैं 32 साल में घर में आती है। वो बंधुआ मजदूर होता है, उस तरीके की हालत है आदिवासियों की। ये उस प्रदेश में हम लोग बात कर रहे हैं। हमारी जनरेशन को मालूम भी नहीं कि सोचा कैसे जाता है, सोच क्या होती है। बिगर सोच के आप लड़ भी नहीं सकते हो, बढ़ भी नहीं सकते और जी भी नहीं सकते हो। अब मैं टंटे भील के बारे में बात करना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं कि टंटे भील जो अपने समाज को, अपने लोगों को जब उनको पूछा गया भाई आपको तो फांसी हो रही है, आप किसको देखना चाहते हो? आपके परिवार के लोगों को देखना चाहते हो क्या? आपकी बहन को देखना चाहते हो क्या? अपने रिश्तेदार को देखना चाहते हो क्या? तो टंटे भील ने बोला मैं जिसके लिए जिया मेरा समाज, वो मेरे लिए भगवान है, मैं उनको एक बार देखना चाहता हूं। तो ये कौन सी सोच होगी? ये कौन सी सोच होगी जो तुम्हारे लिए हंसते हंसते फांसी के तख्ते पे चढ़ गया? ये बिगर सोच के चढ़ा क्या? जाओ अपने भाई को बोलो कि मेरे बदले फांसी में चढ़ जाओ, अपने बेटे को बोलो मेरे बदले फांसी में चढ़ जाओ, अपनी बहन को बोलो मेरे बदले फांसी में चढ़ जा। चढ़ता है क्या? ये वो नाम है जिसके भरोसे मध्य प्रदेश है, जिसके भरोसे महाराष्ट्र है, जिसके भरोसे गुजरात है, जिसके भरोसे राजस्थान है। इस देश में
एक ऐसा नाम है ये, उसको टंट्याभिल का सरनेम नहीं मालूम किसी को, उसके आगे लगा दिएगा टंट्याभिल। ये पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला शब्द आ गया है इसमें। यही टंट्याभिल का आंदोलन है जिसने होलकर अंपायर से भी लड़ा, अंग्रेजों से भी लड़ा, यहां के जमींदारों से, साहूकारों से, उनसे भी लड़ाई की। और उसी का नतीजा है तुम्हारे पास 4 एकड़, 10 एकड़, 20 एकड़ जमीन है। नहीं तो टंट्याभिल के इतिहास के पहले से छोड़ो और ढूंढो अपना इतिहास कि तुम्हारे पिताजी के पास कहां से जमीन आई। अगर आप बता दोगे कि ये मेरे वंश की जमीन है तो मैं यहां से लंगा चले जाऊंगा। ये प्रूफ होती है कि उसी आंदोलन की वजह से तुम्हारे हिस्से में जमीन आई, नहीं तो तुम्हारी जमीन तो छीन ली गई थी। फिर वो आदिवासी रहे या गैर आदिवासी रहे, इस क्षेत्र के हर आदमी के ऊपर टंट्याभिल का कर्ज है। उस टंट्याभिल को अपने ही समाज के कुछ टेढ़े शाही ने, गद्दार लोग उस टंट्याभिल को क्या बोलते हैं? डकैत था। अबे तेरे बाप को मालूम है कि जो तेरे को जिंदा रखा जिस नाम ने, उसको डकैत बोलता है तू? पहले घर जा और पूछ कौन से भगवान ने तेरे को जमीन दिया, उस भगवान का नाम बताओ जिस भगवान ने आदिवासियों को जमीन दिया होगा। ये वो भगवान है जिसने तुमको जमीन दिया, किसी राजा ने नहीं दिया, किसी दूसरे आमा मामा ने नहीं दिया, ओरिजिनल मामा ने दिया। बाकी मामा तो जमीन ले रहे हैं तुम्हारी, ये तो जमीन देने वाला मामा है रे बाबा। इसकी प्रतिमा से समाज को क्यों नहीं चली? अलीराजपुर में टंट्याभिल के मरने के कितने दिन बाद उसका पुतला बैठ रहा है। इससे ज्यादा हमारे लिए शर्मनाक बात क्या हो सकती है? क्या बात था? समाज क्यों भूल गया था टंट्याभिल को? क्यों भूल गया था? शाहरुख खान याद है, आमिर खान याद है, अमिताभ बच्चन भी याद है। अबे तेरे बाप का, तेरे बाप के बाप का बाप के बाप का बाप तुम्हारा भगवान, उसको कैसे भूल गए तुम? जिसकी बदौलत तुम्हारे बदन पे कपड़े हैं, जिसकी बदौलत तुमको पहचाना जाता है। इस देश का सबसे खतरनाक कानून जो विश्व के किसी देश में नहीं बना, ऐसा कानून आदिवासियों के खिलाफ में बना इस देश में, जिसको क्रिमिनल ट्राइबल बिल बोलते हैं। ये क्रिमिनल ट्राइबल बिल यानी जो क्रिमिनल ट्राइब है, अगर वो तुमको शहरी क्षेत्र में दिखता है, सिविलाइज एरिया में दिखता है, तो उसको मार दो। गो एंड शूट देम, देयर विल बी नो एफआईआर अगेंस्ट हिम। उसके खिलाफ में किसी भी टाइप का गुना नोट नहीं होगा, नोट नहीं होगी, उसकी कोई खताई नहीं जाएगी। तुम आदिवासियों को मार सकते हो। इसको क्रिमिनल ट्राइबल बिल बोलते हैं। इसको गुनहगार जमात बोलते हैं कि जिसका बच्चा पैदा होता था पेट से तो गुनहगार कहलाता था, और किसी गुनहगार को नौकरियां नहीं थी। आज भी कोई किसी के ऊपर गुना अगर दाखिल है तो उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलती है। आपकी तो पूरी कौम की कौम गुनहगार थी। वो बारेला हो, दरबार हो, भील हो, बिलाला हो, पटलिया हो या खटलिया हो, कोरकू हो, गोंड हो, ये सब एक ही बीमारी से ग्रस्त थे। जब रेंगा कोरकू ने, जो टंट्याभिल के सबसे वफादार साथी थे, वो रेंगा कोरकू ने भगवान टंट्याभिल को बोला कि भगवान, हमारे लोगों को तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो अपन जिंदा कैसे रहेंगे? अपने को तो क्रिमिनल ट्राइबल बोलते हैं ये लोग, गुनहगार जमात बोलते हैं। तो ये टंट्याभिल का कलेजा देखो। उन्होंने बोला जाओ ब्रिटिशों को बोल दो कि अगर टंट्याभिल को पकड़ना है तो आदिवासियों को पुलिस में भर्ती करना पड़ेगा। क्या ताली बजा रहे हो यार? कैसे ताली बजा दी है तुमने? मेरी समझ नहीं। उसने बोला है कि टंट्याभिल को अगर पकड़ना है
तो आदिवासियों को पुलिस में भर्ती कर दो, यानी तुम्हारे लिए खुद को वो निछावर कर लिया और अब ताली बजा रहे। ये ताली बजाने का सब्जेक्ट नहीं है, ये सोचने का सब्जेक्ट है कि कितना बड़ा त्याग उन्होंने किया। ये गंभीर मामला है, हंसी में मत टालो, नहीं तो देश आपको रोने के लिए छोड़ देगा। तब जाके आदिवासियों को यहां की होलकर एम्पायर और बाकी जगह पे नौकरियां मिली। आज जो तुम ऑफिसर बन के फिरते हो ना, ये भगवान टंटे भील की देन है। जो तुम टीचर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, विधायक हो, आदिवासी कहलाते हो, ये भगवान टंटे भील की देन है। नहीं तो हमको किसी भी जंगल में रखा गया होता। पहले किसी भी गांव में चोरी हुई, किसी भी गांव में झगड़ा हुआ तो सबसे पहले भीलों को पकड़ते थे, बिगर बोले उनको ले जाके पुलिस स्टेशन में ठूस देते थे। अकेले ही ये मध्य प्रदेश में, जिसको पहले सिटी एंड बरार बोलते थे, मैंने क्रिमिनल स्टडी निकाला अंग्रेजों की रिपोर्ट में, 7.5 लाख लोगों को एफआईआर दर्ज किया गया था। 7.5 लाख। अरे इतने तो स्वतंत्र सेनानी और स्वतंत्रता के आंदोलन में भी लोगों पर इतने एफआईआर दर्ज नहीं हुए जितने 7 लाख लोगों पर एफआईआर दर्ज हुए। सोचो तुम्हारी हालत क्या थी, किस चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं हम लोग। मैं बोला चिट्ठी तो नहीं लाए आप, बस 5 मिनट बोलूंगा। और तो टंटे भील का जो सब्जेक्ट है, ये आदिवासियों का पार्ट नहीं है। भारत में किसी भी क्रांतिकारी ने, मैं ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूं, किसी भी क्रांतिकारी ने 13 साल तक के सशस्त्र यानी हथियारबंद लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ में नहीं लड़ी। और आदिवासियों की मुसीबत देखो कि आदिवासी केवल अंग्रेजों के साथ में नहीं लड़ रहे थे, तो जमींदारों के भी साथ में लड़ रहे थे, यहां के पूंजीपति साहूकारों के भी साथ लड़ रहे थे, उच्च वर्णीयों के भी साथ में लड़ रहे थे, क्योंकि ये सब अंग्रेजों के पाले में थे, जो तुमको स्वतंत्रता का पाठ पढ़ा रहे हैं आज, जो तुमको राष्ट्रीयता की बात बताते हैं, तुमको देश समझा रहे हैं। अरे इस देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में 70% भागीदारी आदिवासियों की थी, और ये सच है। उसके रिकॉर्ड्स निकाल लो आप। सब लोग तो डेमोक्रेटिक लड़ाई लड़ रहे थे, शांति आंदोलन, सत्याग्रह, लेकिन जो आदिवासी लड़ाई लड़ रहा था वो तो सीधा सीधा था, इधर से तीर धनुष, उधर से बंदूक। यानी यहां पे कोई बचने का चांस ही नहीं था। जितने लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नहीं मारे गए, उतने आदिवासी आंदोलनों में लोग मारे गए, लेकिन उसका उल्लेख भारत के इतिहास में नहीं है। हमारे स्वतंत्र सेनानियों का नाम कैसे लेते हैं? वो टंटा मामा, वो डकैत, वो राघोजी भांगरे, वो बाबूलाल शर्मा के, वो भीमा नायक, इस टाइप से नाम लेते हैं। और दूसरे लेते हैं तो ठीक है, अपने समाज के भी लोग यही काम करते हैं। इतनी गद्दारी, जो लोग अपने भगवानों से, अपने पूर्वजों से गद्दारी करते हैं, वो समाज से कैसे ईमानदारी करेंगे? आपने क्या किया है इस समाज को बचाने के लिए, बताइए। मैं ये समाज बचा हुआ है इनकी कुर्बानी की वजह से। ऐसा कोई आंदोलन बताइए भारत में आदिवासियों का, जो पूरे आदिवासियों को एक जगह लाने के लिए रात दिन काम कर रहे हैं। एक नेता का नाम बताओ जो तुम्हारी बागडोर संभाल सके, आज समाज को इतने संकट में रहने के बाद उस समाज को संभाल सके। देश में क्या चल रहा है, किस परिस्थिति से आदिवासी गुजर रहा है, किस परिस्थितियों का हमको सामना करना है, इन बातों को दरकिनार करके, इन बातों को अलग करके हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। मेरे भाइयों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैंने पहले ही बोला कि इस देश में भगवान पैदा नहीं हुआ था तब से आदिवासी रहते हैं। ये मैं खुलेआम बोल रहा हूं, भगवान पैदा नहीं हुआ था तब से आदिवासी रहता है।
ये एंथ्रोपोलॉजिकली प्रूव है, मैं नहीं बोल रहा हूं। उस आदमी की वैल्यू क्या है जो इस देश का पहला आदमी है, उसका सम्मान क्या है? नहीं तो दूसरे देशों में जाओ, थिंक अबाउट रेड इंडियंस। अमेरिका के रेड इंडियंस को क्या राइट्स मिले हैं, वो मूल निवासी है वहां के, देखो। अफ्रीका में जाके देखो, ऑस्ट्रेलिया में जाके देखो, वहां के मूल निवासियों की क्या हालत है, उनकी क्या भागीदारी है। स्वीडन में जाके देखो, अर्जेंटीना में जाके देखो, यहां का छोटा सा देश श्रीलंका, वो बोलता है भारत में हमारे देश में आदिवासी है। नेपाल बोलता है भारत में हमारे देश में आदिवासी है। बांग्लादेश बोलता है हमारे देश में आदिवासी है। पाकिस्तान भी बोलता है हमारे देश में आदिवासी है। अरे भाई, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, ये तो भारत का ही हिस्सा है। जब वहां पर आदिवासी है तो भारत में क्यों नहीं है? भारत क्यों नहीं बोल रहा है? क्या षड्यंत्र चल रहा है ये? इसके लिए तुम लोग क्या कर रहे हो? खुलेआम सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन की धज्जियां उड़ाई जाती है भाई। यहां पर यही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है कि भगवान राम यहां पैदा हुए तो सब मान लेते हैं उसको, लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है कि आदिवासी देश के मालिक हैं, कोई नहीं मान रहा है। भगवान को न्याय मिल रहा है, इंसान को न्याय नहीं मिल रहा है। एक डायरेक्शन हमारी होनी चाहिए, एक लाइन हमारी होनी चाहिए, एक सोच हमारी होनी चाहिए जिस सोच से समाज को बचाया जा सके। ऐसी सोच होनी चाहिए कि दूसरा समाज भी अपमानित ना महसूस कर सके। कोई ब्राह्मणों के भी बहुत अच्छे हाल नहीं है, जाओ जितने शौचालय है उसकी चौकीदारी ब्राह्मण कर रहा है, जितने बियर बार है उसके सामने वो साइकिल स्टैंड के काम ब्राह्मण आदमी कर रहा है, उसको भी इन्होंने कुछ नहीं दिया है हिंदुत्व के नाम से। क्या दिया है? क्या रोजी रोटी का फॉर्मूला है? क्या इकोनॉमी का फॉर्मूला है? मध्य प्रदेश के आदिवासी आदमी, आखिरी आदिवासी आदमी की इनकम है 2 रुपए 45 पैसे। मध्य प्रदेश के आखिरी आदिवासी आदमी की इनकम है 2 रुपए 45 पैसे। 2 रुपए 45 पैसे में चावल नहीं आता है, तेल नहीं आता है, एनासिन की गोली नहीं आती है। वो जिंदा कैसे रहेगा? एनासिन की गोली की छोड़ो, कैडबरी चॉकलेट नहीं आती है। ये परिस्थिति है आप लोगों की। ऊपर से दिमाग में डाल दिया गया है गौ माता, फलानी माता, फलाना। ये बिरसा मुंडा क्या बोलते थे? गाय हमारी माता है तो भैंस का दूध किधर जाता है? अबे गाय मां है तो भैंस बड़ी मां है। अगर आप मां बोलते हो तो मां की दूध का धंधा करते हो। मां की दूध का धंधा कोई करता है क्या? चलो तुम में से कौन कर सकता है? जो लोग गाय को मां बोल रहे हैं उनमें दम है तो यहां पे मां के दूध को बेचने से रोक दो। आदिवासी कई गांव ऐसे हैं आज भी काली चाय पीते हैं, बछड़े के दूध में हिस्सेदारी नहीं करते हैं। ये वो संस्कृति है। हम उस संस्कृति के लोग हैं। पर्यावरण बचाओ, जंगल बचाओ, जंगली जानवर बचाओ, लेकिन आदिवासी मत बचाओ। यहां मेरे मित्र हैं, मैं इनके साथ एक बार इंटरव्यू दिया हूं। सिर्फ 2800 शेर के लिए 6 लाख किलोमीटर का इन्होंने फॉरेस्ट रिजर्व जोन घोषित किया है, जिसको टाइगर जोन बोलते हैं, जिसमें 2 करोड़ आदिवासी विस्थापित होने वाले हैं। डॉक्टर साहब, 2 करोड़ आदिवासी, 2800 शेर और 2 करोड़ आदिवासी। झगड़ा गवर्नमेंट से नहीं, शेर और आदिवासी में चल रहा है। अब जानवरों से तुलना चल रही है आदिवासियों की। 2 करोड़ आदिवासी हमेशा हमेशा के लिए अपनी जमीन से हट जाएंगे। ये योजना झारखंड नहीं, नॉर्थ ईस्ट से लेकर तो केरल तक है। उसकी रिपोर्ट है नेट पे, आप देख लीजिए। उसका पिटीशन हम लोग अभी फाइल कर रहे हैं, उसको पिटीशन फाइल कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में।
ये क्षेत्र भी नहीं छूटने वाला है, ये गांव भी नहीं छूटेंगे। ये हाल हो गए हैं आपके। एक तरफ ये वाला काम, दूसरी तरफ जंगल प्राइवेट को दे रहे हैं। अबे तो आदिवासी के लिए बचा क्या? पत्थर घोटे। आप अपनी आने वाली जनरेशन को जिंदा कैसे रखोगे, इसकी प्लानिंग अगर नहीं कर सकते हो तो मरने को तैयार रहो। अगर अपनी जनरेशन को जिंदा रखने की प्लानिंग करते हो तो पार्टी से ज्यादा चिंता समाज की करो। समाज बहुत बड़ी चीज है, ये खत्म हो जाएंगी तो कुछ नहीं होने वाला तुम्हारे पास। इधर पॉलिटिकल ड्रामा शुरू है, इधर माहौल बना हुआ है राजनीति का, और दूसरी तरफ तुम्हारी जमीनें खाली करने का ट्रेंड चालू है। उनको मालूम है इस समाज के जो पढ़े लिखे थोड़े सुलझे हुए लोग हैं वो राजनीति में इंगेज है, इधर निपटा दो इनका। आप लोग समझदार है। मेरे लिए यह महत्व की बात नहीं कि मैं कितने लोगों में बोल रहा हूं, मेरे लिए यह महत्व की बात है कि कैसे लोगों में बोल रहा हूं। रोटी की कोई जात नहीं होती, डॉक्टर की भी कोई जात नहीं होती, मेडिसिन की भी कोई जात नहीं होती। इंसान और मर्द उसी को बोलते हैं जो इन सब चीजों से ऊपर उठ के मानवता के लिए काम करे। मेरे को ये धर्म का राज्य बनाना है, मेरे को इसको हिंदू बनाना है, इसको क्रिश्चियन बनाना है, उसको फलाना बनाना है, इसलिए पैदा हुआ क्या भाई? कुछ तो अच्छा काम कर ले। अपनी पहचान के साथ कैसे जिंदा रह सकते हो इस बारे में सोचना है तो मिशन चलाओ। संगठन पाइली के 50 रहेंगे तुम्हारे, हजारों संगठन है। जितनी आदिवासियों की जनजाति नहीं है उतने संगठन बन गए आदिवासियों के बीच में, लेकिन सोच पैदा नहीं हुई। जो सोच तुमको जिंदा रख सकती है उस सोच की तलाश नहीं कर पा रहे आप, उस सोच का चयन नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत खतरनाक बात है। आज के दिन हम सब लोग, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। आप लोग ये टेंशन मत लो कि बहुत कम लोग हैं, ये सब सोच के नहीं आते हैं। जो लोग हैं इनमें दम है, ये डॉक्टर वाक्टर में बहुत दम है। ये बैठे हैं उधर जैस के अपने